नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो कि अरविंद कुमार ने लिखा है। सबसे पहले चिट्ठियों के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पत्र, पत्ती, खत, पाती। तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडिद। ये सब आपके पाठ में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये पता है कि मोबाइल सेवा का शुभारंभ कब किया गया था? ये 1994 में हुआ था और 31 जुलाई 1995 में भारत में पहली मोबाइल कॉल की गई थी। और ये पता है किसने की थी? ये की थी बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने। अब हम जान लेते हैं कि लेखक ये कहता है कि जो पत्रों की दुनिया है वो बहुत ही अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी ही रही है। अब ये अजीबोगरीब का क्या मतलब होता है? अजीबोगरीब का मतलब होता है विचित्र, आश्चर्यचकित करने वाली। अब इन पत्रों की दुनिया में ऐसा क्या है कि जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है? अब उन बातों को हम जान लेते हैं कि ये पत्र जो हैं हमें आश्चर्यचकित क्यों कर सकते हैं। सबसे पहले हम पत्रों के बारे में ये जान लेते हैं कि ये जो पत्र है ना, इनका महत्व सदियों पहले भी था और आज भी है। यानी कि जितने महत्वपूर्ण ये प्राचीन काल में थे उतने ही महत्वपूर्ण आज के समय में है। ठीक है, दूसरा ये कि आज के जो आधुनिक संचार के साधन है ना, ये इनके आगे बहुत छोटे हैं। इसका कारण है ये है कि ये तकनीकी हैं, इनमें तकनीक जो है इस्तेमाल की जाती है और तकनीक का कोई भरोसा नहीं कि तकनीक कब खराब हो जाए। ठीक है ना, लेकिन ये पत्र तो हाथ से लिखे जाते थे और इनको बड़ा संभाल कर और सहेज कर भी रखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा कि जो हमारे जीवन के जो क्षेत्र हैं, राजनीतिक है, साहित्यिक है, कला का है, विज्ञान का है, इन क्षेत्रों में जो घटनाएं घटती थी पहले, आज भी घटती है, उनको भी लिखा जाता है। तो जो घटनाएं घटती थी तो लोग क्या करते थे, उन घटनाओं का विवरण जो है एक तरह से अपने सगे संबंधियों या अपने जानने वालों को देते थे। तो इस तरह से पत्रों के अंदर जो है एक तरह से देश के अंदर जो घटित होता था उसको वो लिख के अपने इधर से उधर पहुंचा देते थे। ठीक है, तो इसी वजह से आज भी जो पुराने लिखे हुए पत्र हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, लेखक कहता है कि दुनिया में लिखा तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, कि दुनिया में जो साहित्य लिखा जा रहा है। अब देखिए, एक साहित्यकार जो होता है वो बहुत पुरानी पुरानी बातें पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर बातें लाता है, उनको उनकी कहानियाँ बनाता है, उनके ऊपर निबंध लिखता है, उन पर संस्मरण लिखता है। तो कैसे लिखता है, उसको कैसे पता चलती है सारी बातें? तो वो क्या करता है, वो पुराने जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो चाहे वो पत्र हो सकते हैं या किसी के द्वारा लिखा हुआ कोई भी ऐसा विवरण हो सकता है या कोई किताब हो सकती है जो कि पहले की लिखी हुई है, तभी तो उनको इन सारी बातों का पता चलता है। तभी लेखक ने कहा कि दुनिया में लिखा तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। फिर है कि मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने जो है एक अहम भूमिका निभाई है। अब पत्रों ने अहम भूमिका कैसे निभाई है? क्योंकि जो पुरानी बातें हैं, जो जीवन व्यवहार की बातें हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र की बातें हैं, जो साहित्य की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं हमें जो है पुरानी लिखी हुई मिलती है और हम उन बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं और कुछ उनसे सीखते हैं। तो इस तरह से जो है मानव सभ्यता का विकास जो हुआ है उसमें पत्रों की एक अहम भूमिका मानी जाती है। इसके बाद आते हैं कि पत्रों का जो महत्व है, अभी तक आपने पढ़ा। अब पत्रों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि पत्रों को यादों के रूप में सहेज कर हम रख सकते हैं, किसी फाइल में रख सकते हैं, सदियों सदियों तक रख सकते हैं, उसको फ्रेम करवा कर रख सकते हैं, उसको लेमिनेशन करा के रख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि पत्र एक ऐसी वस्तु है कि जिसको हम अपने लिए बहुत दिनों तक सहेज कर रख सकते हैं। लेकिन जो आजकल की जो तकनीक है, चाहे वो मोबाइल के SMS हैं, चाहे वो आप कोई पेजर पर मैसेज करते हैं या टेलीफोन पर वार्ता करते हैं, तो उन सब को हम पत्रों की तरह सहेज कर नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं तकनीकी कारणों से जो है वो मैसेज, वो बातें कुछ दिन तो हमारे पास रह सकती हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग के रूप में हो
ठीक है ना, चाहे वो मैसेज के रूप में हो, लेकिन एक ना एक दिन वो नष्ट हो ही जाती है। लेकिन पत्रों के साथ ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि भारत में जो है, वैसे तो विश्व में जो है प्रतिदिन करोड़ों पत्र जो है इधर से उधर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक बात भारत की कर रहा है कि भारत में प्रतिदिन करोड़ों पत्र डाक में डाले जाते हैं। हजारों सालों तक हरकारे या फिर तेज घोड़े पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते रहे हैं। इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो पत्र हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक तरह से ये हमारी संस्कृति में रचे बसे हैं। और हजारों साल पहले तक तो जो हरकारे होते थे, हरकारे ऐसे व्यक्ति को बोलते थे जो पत्र लेकर, जैसे किसी बड़े बांस के डंडे पर घुंघरू बांधकर ये लोग चलते थे और वो दौड़ दौड़ कर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो पत्र जो पहुंचाते जाते थे। इसके बाद फिर तेज घोड़ों पे जो है संदेश इधर से उधर पहुंचाने लगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो पत्र ही थे हमारे पास संचार का साधन, किसी को कोई सूचना पहुंचानी होती थी। उसके बाद फिर तार आए, फिर टेलीफोन आए, फिर वायरलेस आए, फिर रेडार आए। ये सब सूचना पहुंचाने के साधन है। तार तो आजकल प्रयोग में नहीं लिए जाते। इसको हम पहले टेलीग्राम कहते थे। टेलीग्राम में जो एक कोड होता था जो 6 अक्षरों का होता था और एक संदेश को जो है टेलीग्राम मशीन पर लिख दिया जाता था और फिर शहर के कोड पर जहाँ भी वो संदेश भेजना होता था वहाँ भेज दिया जाता था। फिर ऑफिस से संदेशवाहक जो है उस संदेश को लेकर उसी पते पर पहुँचा देता था जहाँ पर वो संदेश देना होता था। लेकिन आजकल जो है टेलीग्राम का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो दूसरा है टेलीफोन, से तो आप सभी परिचित हो। फिर है वायरलेस में हमारी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, जीपीएस रिसीवर आ जाता है, रिमोट कंट्रोल आ जाता है, ब्लूटूथ आ जाता है। ठीक है, ऑडियो, वाईफाई आदि जो आज के आधुनिक संचार के साधन हैं, ये सब हमारे वायरलेस में आ जाते हैं। और एक जो रेडार का मैंने जिक्र किया था, इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये रेडियो तरंगे वस्तु से टकराकर वापस आ जाती हैं, जिससे वस्तु का पता चल जाता है। इसको सेना वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है कि जब पत्र हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो इसके लेखन के विकास के लिए भी जो है बहुत से प्रयास किए गए। तो डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। और वो प्रयास क्या क्या थे कि स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया और फिर विश्व डाक संघ बनाया गया और फिर विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जाने लगी। और ये सब शुरू हुआ था 1972 से। ठीक है, तो आप सब इसको ध्यान रखेंगे कि पत्र लेखन कला का विकास जो किया गया उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अब आते हैं कि ये जो पत्र हैं इनको लोग कैसे संभाल के रख लेते हैं, तभी तो ये हमारे लिए धरोहर बनती है। तो पत्र को इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये जो है मानव समाज की धरोहर है। तो आइए इसको देखते हैं कि लोग अपने पुरखों के पत्र बड़े संभाल और सहेज कर रख लेते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े लोगों के द्वारा उनको पत्र लिखे गए उनको बड़े संभाल कर और सहेज कर रख लेते हैं। बड़े लेखक, पत्रकार, व्यवसायी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनके द्वारा लिखे पत्र अनुसंधान का विषय हो सकते हैं। अब अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च। कि अनुसंधान का विषय क्यों हो सकता है भाई? इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो लेखक होते हैं या पत्रकार हैं या व्यवसायी हैं या जो भी ऐसे लोग हैं कि जो पत्र लिखते हैं, तो जो एक दूसरे को, अपने किसी सगे संबंधी को जो पत्र लिखते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं देश, काल और वातावरण का जिक्र किया जाता है। अब जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर कोई पत्र लिखेगा अपने किसी दूर रहने वाले, कोई दूर गांव में रहता है या कोई डायरी लेखन करता है, तो वो जो लिखेगा तो वो इसके बारे में निश्चय तौर पर जो है जिक्र करेगा। ठीक है, तो फिर जब इसको आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि कभी कोरोना वायरस आया था तो उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो है उस डायरी लेखन में या उस पत्र में होगा। ठीक है, अब नेहरू जी
ने नेहरू जी जब जेल में थे तो वहाँ से वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो है पत्र लिखते थे। तो उसमें वो जो पत्र लिखते थे उसमें वो उनको राजनीति की बातें, देश की बातें, जीवन दर्शन की बातें, जीवन व्यवहार की बातें, इस तरह से वो बातें जो है बताते थे। और आज जब हम उनके पत्रों को पढ़ते हैं तो इससे करोड़ों लोगों को जो है प्रेरणा भी मिलती है। आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा कि उस समय लोगों की सोच कैसी थी, कैसा देश का वातावरण था, कैसे लोग जीवन के बारे में सोचते थे, देश के बारे में कैसे सोचते थे। तो इस तरह से पत्र पढ़ने से हमें उस समय विशेष के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। फिर है महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे पत्र हैं, कि जो भी महान हस्ती, जो महान हस्ती हो गई, यानी कि उस व्यक्ति विशेष में कोई ना कोई बात तो है, तो ऐसे व्यक्तियों की बातें, ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यवहार, ऐसे व्यक्तियों की सोच सबके लिए जो है एक प्रेरणा का कार्य करती हैं। इसके अलावा लेखक ने जो है जिक्र किया है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के पत्र, कि जब भारत पर जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य था तो उस समय जो अंग्रेज़ लोग भारत में रहते थे तो वो अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते थे। अब उस पत्र में जो है वो अपने द्वारा किए गए कार्य, भारतीयों की सोच, उस समय जो घटनाएं घटती थी उनका वर्णन, तो वो सब उसमें जो है लिखकर जो है अपने देश भेजते थे, ताकि उनको पता चल जाए कि उनका जो कोई भी पारिवारिक सदस्य है वो किस तरह से, किन हालात में, कैसे जो है भारत में रह रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि क्रांति के संग्राम के दिनों का वर्णन होता था। वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक बने, जिनमें संग्राम के दिनों की ज़मीनी सच्चाई थी। ज़मीनी सच्चाई का मतलब कि जो वास्तविक रूप से सच था वही उनके अंदर था। ठीक है। अब देखिए, अब ये पत्र ही थे, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जो पत्र एक दूसरे को लोग लिखते थे तो उसमें वो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बातें करते थे, उनका जो भी घटनाएं घटती थी उनका वर्णन करते थे। तो पत्रों के आधार पर जो है स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है। और कुछ लोग तो कैसे होते हैं कि लोगों ने पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया, उनके लिए वे प्रशस्ति पत्र से कम नहीं है, यानी कि पत्र जो है उनके लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उन्होंने उसको जो है फ्रेम करवा लिया और एक तरह से सहेज कर रख लिया। अगर आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाते हैं, जब भी आपको कभी मौका मिले तो आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाना, जैसे कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हैं, पुस्तकालय हैं, उनमें जो है बहुत अच्छे अच्छे पत्रों की किताबें आपको मिल जाएंगी। जैसे कुछ किताबों के नाम लेखक ने ही दिए थे पाठ में, वो हैं 200 पत्र बच्चन के नाम। बच्चन कौन है? हरिवंश राय बच्चन के नाम। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो पत्र लिखने वालों में जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्होंने पत्रों के अंदर जिस जीवन दर्शन का वर्णन किया है, जिस जीवन व्यवहार का वर्णन किया है, जो कि वास्तव में आपके लिए प्रेरणाप्रद हो सकते हैं, वो हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र। ये आपको सब मैंने बता दिया पहले कि लाइब्रेरी में मिलेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित पत्र, प्रेमचंद द्वारा लिखित पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पत्र। और अगर आपकी रुचि इनमें बनेगी और आप भी जानना चाहते हो कि पहले के ज़माने में लोग कैसे सोचते थे, कैसे देश के लिए इतने बड़े बड़े काम कर दिए, कैसे समाज के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी, तो वो सब जानने के लिए ये सब खोज का विषय है, और वो सब जानने के लिए आप किसी बड़ी लाइब्रेरी का सहारा ले सकते हैं, वहीं से आपको ये सब पता लग सकता है। तो जो पत्र लेखन की परंपरा है वो बहुत पुरानी है, और लेकिन इसका विकास जो है आज़ादी के बाद भी हुआ था। तो अब ये पाठ पढ़ने के बाद जो प्रश्न जो है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उत्पन्न होते हैं वो है कि क्या पत्र हमारी धरोहर है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, पत्र हमारी धरोहर है। हम उनको सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक हो सकते हैं, उनको जानकारियाँ देने वाले हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हम कहेंगे कि पत्र हमारी धरोहर है। दूसरा एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या SMS हमारी धरोहर नहीं है? SMS जो है क्या वो हमारी धरोहर नहीं है? तो
तो हम कहेंगे नहीं, धरोहर इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब तकनीकी यंत्रों के द्वारा किया जाता है और तकनीकी यंत्र कब खराब हो जाए नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये हमारे एसएमएस जो हैं धरोहर नहीं हो सकते। और दूसरा है कि क्या पत्र की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते कि जो पत्र है, पत्र में हम जिस तरह से अपने मन को पूरा खोल कर रख देते हैं, पूरी तरह से व्याख्या कर देते हैं, आप फैक्स में इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिख पाएंगे। ईमेल में भी आप बहुत अच्छे से अपने मन को नहीं खोल पाएंगे। और टेलीफोन तो वैसे ही मौखिक वार्ता होती है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, और मोबाइल में भी नहीं हो सकता। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पत्र है वो पत्र ही हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। धन्यवाद।